जय हिंद। आज वर्णमाला स्टार्ट कर रहे हैं। वर्णमाला का पहला टॉपिक है, तो सबसे पहले देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। क्वेश्चन बनता है वर्णमाला क्या है। वर्णमाला मतलब वर्णमाला का अर्थ क्या है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण होते हैं उनको एक व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण, क्वेश्चन बनता है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटू ऊ, बड़ू, री, ए, आई, ओ, औ। वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप में बोली जाए उन्हें हम स्वर कहते हैं। जो किसी अन्य शब्द से ना मिलकर बने, जैसे कि वे अपने आप में खुद बोली जा रही है। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, इनमें किसी अन्य शब्द से मतलब मिलके नहीं बनी है। ये स्वतंत्र है, ये एक प्रकार से बिल्कुल स्वतंत्र है। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोले, बिल्कुल स्वतंत्र हो, जो किसी दूसरे से कोई मतलब ना रखा हो, किसी दूसरे अक्षर से कोई संबंध ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की मदद से बोले जाते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की मदद से बोले जाते हैं। यहाँ लिख दिए व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की मदद से बोले जाते हैं। जो स्वर की मदद से बोले जाते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की मदद से बोले जाते हैं। जैसे हमने लिख दिया का और प्लस आ, का और आ जोड़े तो पूरा बनेगा जाए का। अगर हमें आ नहीं मिले तो आरन थोड़ा अटक के पढ़े। अगर हमें आ बनाई तो पढ़े का पढ़े का। तब ये एक अक्षर बन जाता। का बन जाता है? अक्षर। अब यहाँ हम कैसे कहते हैं? अक्षर। का कैसे कहते हैं? अक्षर। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की मदद से बोले जाते हैं।
अगर हम यहाँ के यहाँ में अगर हम स्वर नहीं लगाए तो यहाँ के नीचे हम का लगा देंगे, हलंत लगा देंगे, का में का लगा देंगे, हलंत लगा देंगे। और अगर आ जोड़ देंगे तो आ जोड़ देंगे तो पूर्व का बन जाए, का बन जाए, का पूर्व का बन जाए। जब का बन जाए तो यहाँ के का बोलत है अच्छा, का बोलत है अच्छा, बोलत है यहाँ के का बोलत है अच्छा। अब अक्षर किसे कहते हैं, अब अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर, अब एक क्वेश्चन दिमाग में आया हो, अक्षर किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण, दो या दो से अधिक वर्ण, वे वर्ण जिनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। दो या दो से, दो या दो से अधिक वे वर्ण, अधिक वे वर्ण जिनका जिनका सार्थक अर्थ नहीं होता, उसे अक्षर कहते हैं। दो या दो से अधिक वे वर्ण जिनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता उसे हम अक्षर कहते हैं। जैसे जैसा मान लो हमने लिख दिया खा, जैसा कि मान लो हमने लिखू खा, आदू खा और प्लस आ मिल जाए तो बराबर हो जाए खा, का हो जाए खा। अब आके हम क्या बोले अक्षर, अक्षर में का दो या दो से अधिक वे वर्ण, एक वर्ण मिलो आ छोटो आ, एक मिलो ख, जो या में आ नहीं है, एम के नीचे हलंत लगो खा में, जो ये दोनों मिलकर क्या बनाओ एक अक्षर बनाओ। तो दो या दो से अधिक वे वर्ण जिनका सार्थक अर्थ नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जैसा कि खा, जैसे कि खा। चलो अब आगे चलते हैं। वर्ण क्या हो, वर्ण वर्ण दो या दो से, दो या दो से, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर बनाते हैं अक्षर। क्या बनाते हैं, अक्षर, एक अक्षर। और अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द। क्या होता है, शब्द। जो अक्षर मिलकर बनाता है वे बनाता है शब्द, वे बनाता है शब्द। और शब्द का सार्थक अर्थ होता है वाक्य, शब्द का सार्थक अर्थ होता है वाक्य। पहले अक्षर वर्ण, सॉरी पहले वर्ण और वर्ण मिलके बनाते हैं अक्षर, अक्षर मिलके बनाते हैं शब्द, और शब्द का सार्थक अर्थ होता है वाक्य। ये कैसे होता है देखिए, जैसे जैसे कि मान लीजिए हमने जैसे ये गा है और आ, इन्हें हम दोनों को जोड़े हैं तो गा हुई है, तो क्या बनाए दो अक्षर। अब जो अक्षर है वे मिलकर बनाए हैं एक शब्द, क्या बनाए हैं शब्द। जैसा कि मान लो हमने आम, आम, यहाँ में देखो दो अक्षर मिलकर क्या बनाओ शब्द, क्या बनाओ शब्द, क्या बनाए, हाँ ये तो बन गया अक्षर। अब क्या बनाए शब्द, ऐसा लिख दो आम, क्या लिख दो आम, शब्द। अब ये शब्द है जो कई, जो दो या चार या एक से अधिक जो शब्द मिलकर बने क्या बने वाक्य। जैसे मोहन आम खाता है, जैसे मोहन आम खाता है, खाता है, ये क्या बनाया वाक्य, एक वाक्य बनाओ। तो वर्ण मिलकर बनाया अक्षर, और अक्षर को शाब्दिक अर्थ है शब्द, शब्द, और शब्द को सार्थक अर्थ है वाक्य, क्या है वाक्य। या वाक्य भाषा की बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है वाक्य, वाक्य भाषा की
वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है तो वर्ण है। छोटी इकाई, छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण का है। भाषा की सबसे छोटी छोटी इकाई। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। जो वर्ण का होता है ध्वनि, तो वर्ण ध्वनि का एक लिखित रूप है। वर्ण ध्वनि का एक लिखित रूप है। वर्ण ध्वनि का एक लिखित रूप है। ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। जो ध्वनि है जो वर्ण की कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। मौखिक ध्वनि है वर्ण की मौखिक रूप है। मौखिक रूप कौन सा रूप है? मौखिक। जो वर्ण की सबसे छोटी इकाई, वर्ण की सबसे छोटी इकाई भाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, और वर्ण ध्वनि का एक लिखित रूप है। जो वर्ण है एक ध्वनि है, जो वर्ण का ध्वनि का एक लिखित रूप है, और वर्ण का ध्वनि का वर्ण मौखिक रूप है। वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि है। वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि है। अब एक क्वेश्चन बनता है दिमाग में, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहती है? लिपि चिन्हों की व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? तो एक ये क्वेश्चन पूछोगे तो वर्ण मतलब लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्ण ही लिपि चिन्ह होते हैं। क्या वर्ण ही लिपि चिन्ह होते हैं? वर्ण ही लिपि चिन्ह होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ दे तो बहुत डीपली में चलो जाता है। लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्ण। अब लिपि का है, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन है कि लिपि है का। वर्ण ही लिपि चिन्ह होते हैं। जो वर्ण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह। जो वर्ण होते हैं, जो वर्ण होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह होते हैं। और भाषा की लिखने की शैली को हम लिपि कहते हैं। भाषा की लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। जो भाषा की लिखने की जो शैली होती है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसा कि हमने लिख दिया आ, छोटा, एक हमने आकृति बनाई आ, या फिर कहाँ पढ़े आ, या हम कहाँ पढ़े खा, कहाँ पढ़े खा, घा, गा, ठीक है। तो यहाँ के हम कहा था भाषा की जो लिखने की शैली है, तो यह कौन सी शैली है? यह देवनागरी लिपि। कौन? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि या कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। तो जो या भाषा की लिखने की जो शैली है, जो या हिंदी भाषा की लिखने की शैली कौन सी है? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी। जो जैसे हम लिखा था, जैसे एक होता है रोमन लिपि। कौन? रोमन लिपि।
रोमन लिपि का होता है, रोमन लिपि या अंग्रेजी में लिखी जाता है, जैसे कि हमने लिख दिया ए लिख दिया, बी सी, बी सी, या अंग्रेजी भाषा की लिपि है, कौन सी लिपि है, या रोमन लिपि है। तो अपनी कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। जैसे हमने एक आकृति बनाई खा गा घा, या एक लिखने, भाषा को लिखने की शैली को क्या कहते हैं, लिपि। जैसी हम जौन शैली में हम लिखा था अपनी भाषा के, वह लिखने की शैली को हम क्या कहते हैं, लिपि। जैसे कि हम हमारी देवनागरी लिपि है, जैसे आ खा गा, कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। तो वर्ण ही लिपि होते हैं, जो ये वर्ण होते हैं यही 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 मिल जाते हैं, वर्ण ही लिपि होते हैं। बस वर्ण ही लिपि होते हैं, जो भाषा की लिखने की शैली होती है उसे लिपि कहते हैं, वर्ण ही लिपि होते हैं। ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, ये बहुत डीपली पूछे हो जाता है कभी कभी। अब चलते हैं स्वर। स्वर क्या है? स्वर स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर हम किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। जो स्वतंत्र रूप से वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। इनकी संख्या 11 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। इनकी संख्या 11 होती है। और कुल संख्या अगर पूछी जाए तो कुल संख्या इनकी 13 होती है। कुल संख्या 13। और मूलतः संख्या पूछी जाए, मूलतः संख्या 11 होती है। हम आगे बता रहे मूलतः 11 कैसी होती है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू, ऋषि, री, आई, ओ, औ, आ। तो स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिल्कुल कोई व्यवधान ना पड़े, उन्हें हम आराम से बोल सकें और किसी अन्य शब्द की हमें सहायता ना लेनी पड़े, तो हम इसे क्या कहते हैं? स्वर। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 11। इनकी संख्या अगर नॉर्मली ऐसे पूछे इनके स्वरों की संख्या कितनी है तो 11। मूलतः स्वरों की संख्या कितनी है तो भी 11। अगर पूछ लीजिए कुल संख्या स्वरों की कितनी, कुल, तो कितनी है? 13। कितनी है? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो जो मूल संख्या होती है वो कितनी है? 11। कितनी है? 11। अब ये दो अलग से जोड़ दिए गए हैं। ये दो अलग से हैं, ये हम कैसे हैं हम बता रहे हैं। जैसा कि अगर हम कोई ये आयुग गुहा में आता है। काय में आता है? आयुग गुहा। ये आयुग वहा में आता है। काय में आता है? इन्हें आयुग वहा में काउंट करो जाता है। और ये अनुस्वार होता है, ये अनुस्वार,
ये विसर्ग। इन्हें ना तो व्यंजन में काउंट करू जाता है, और इन्हें एक अलग से नाम दे दो गो है आयुग वहा। इन्हें एक अलग से नाम दे दो गो है आयुग वहा। कई बार दे दो गो है। इन्हें देखें जैसे कि अगर हम या की बिंदी होता है या हो या तो फिर या चंद बिंदी, और या की होती है ये विसर्ग। ये विसर्ग या ये एक मात्रा के रूप में काम करते हैं। ये एक मात्रा के रूप में काम करते हैं। जैसे कि या कैसे हम पढ़े, जैसे कि अगर या का के ऊपर हमने लगाए दो है, अगर हमने का के ऊपर लगाए दो कंग पढ़े तो यह एक का एक काम कराता है, एक स्वर को काम कराता है। जैसे का पे लगाए दो कहा है। और ये संस्कृत भाषा में इनको ज़्यादा आपको संस्कृत भाषा में ज़्यादा उपयोग होता है संस्कृत भाषा में। तो ये इन्हें एक अलग से नाम देते हैं, अलग से काउंट करते हैं। इन्हें आयोग वहा कहते हैं। इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे विसर्ग। ये संस्कृत में विसर्ग वालों ज़्यादा काम कराते हैं, और इसे एक स्वर के रूप में भी काम करते हैं। इसीलिए अगर कुल संख्या पूछी जाए, स्वरों की अगर कुल संख्या पूछी जाए तो 13। कितनी संख्या? 13। अगर पूछी जाए मूलतः या कितनी होती है तो 11 है। तो कितनी? तो 11 है। तो 11 है। तो 11 है। और ये री या ऋषि, या क्या हम लोग क्या कहते हैं? ऋषि, या क्या हम पढ़ते हैं री। री यो मूर्धा में आता है। मूर्धा में ये मूर्धा का होता है, ये री होता है, ये मूर्धा में आता है। ये मान लीजिए अपने दांत है। क्या है? दांत है। और ये दांतों के पीछे वाला जो भाग होता है ये तालु होता है। क्या होता है? तालु। इसे बोलते हैं हम तालु। और ये जो ये वाला भाग होता है ये नाक के नीचे वाला होता है, इसे हम बोलते हैं मूर्धा। मूर्धा। अगर हम या क्या बोले हैं तो हम अपनी जीभ के मूर्धा ले लें री। क्या बोले? री। तो ये मूर्धा में आता है। या क्या बोले हम? री बोले हैं। क्या बोले? री। क्या बोले? री। ये मूर्धा होता है। या कि हम नाक के नीचे अपनी जीभ ले जाए, जस्ट जहाँ मूर्धा होता है, और दांत के ये पीछे वाला भाग होता है तालु, ये होता है मूर्धा। तो अगर क्या बोले? री। अब हम अगले बढ़े स्वर की मात्रा। स्वर की मात्रा का होता है। स्वर की मात्रा व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट करने के लिए व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब विभिन्न प्रकार के स्वर का मेल करते हैं, जब विभिन्न प्रकार के स्वरों का मेल करते हैं, तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर, तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर
स्वर अपने मूल रूप में ना आकर, मूल रूप में ना आकर मात्रा के रूप में, मात्रा के रूप में कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। स्वर की मात्रा के बारे में समझिए। व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब जब विभिन्न प्रकार के स्वरों को मेल करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर मात्रा के रूप में कार्य करते हैं। मात्रा के रूप में कार्य करते हैं। कैसे करते हैं इनकी मात्रा, कैसे करते हैं? जैसे कि मान लो हमें लिखो राजा, क्या लिखो? राजा। अगर हम इनकी मात्रा में ना लिखते, जैसे कि मान लो मात्रा सबसे पहले लिख ली हम, क्या होता है? छोटे आ को दो कछुनी होता है, बड़े आ को डंडा होता है, फिर छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, या रे की, ए, आई, ओ, औ, ओ, औ। और यहाँ क्या बोले? या चंद्र बिंदु और विसर्ग। जैसा कि मान लो हमने लिखो राजा, राजा। अगर इनकी मात्राएं ना होती, अगर स्वर की मात्राएं ना होती तो हम यहाँ कैसे लिखते? ऐसा लिखते, ऐसा लिखते तो ये कुल बहुत बड़ो लिख जातो, मतलब बहुत बड़ो। या क्या थोड़ो संक्षिप्त में शब्द के छोटो सो कर भी गिला है, हम इन्हें काय के रूप में लिखत करें? मात्रा के रूप में लिखत है। काय के रूप में लिखत है? मात्रा के रूप में लिखत है। जैसा कि हमने बोलो व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए तथा विभिन्न प्रकार के स्वरों को मेल करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में आकर मात्रा के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं? मात्रा के रूप में आते हैं। जैसे कि देखो देखो राजा, जैसे राजा अगर मात्रा ना होती तो हम इन्हें कैसे लिखते? ऐसा लिखते। हमारे वैज्ञानिक ने यहाँ के मात्रा के रूप में दे दो जितने स्वर थे, और जितने स्वर थे अगर इन्हें का मात्रा, अगर दो स्वर एक साथ आते हैं क्या होता है भाई बहन? जब किसी शब्द की शुरुआत, अगर किसी शब्द की शुरुआत, जब किसी शब्द की शुरुआत अगर स्वर से होती है तो वो अपने मूल रूप में आते हैं। कौन से रूप में आते हैं? मूल रूप में। जैसे कि अगर कोई शब्द है वह की शुरुआत अगर स्वर से होते है, कैसे होता है? स्वर से, तो वह अपने मूल रूप में आते हैं। कौन से रूप में आते हैं? मूल रूप में। जैसे कि मैंने लिख दिया आम का आम, देखो सबसे पहले मूल रूप में आओ। अगर स्वर मतलब स्वर से अगर कोई शब्द की शुरुआत हुई तब स्वर कौन से रूप में आया? अपने मूल रूप में आया। जैसे आम, इमली, इमली, आम, इमली, ऊन, ऊन आदि, ऊन आदि, ऊन आदि। अगर जब किसी शब्द में, जब किसी शब्द में अगर जब किसी शब्द में व्यंजन के साथ अगर दो स्वर जुड़ते हैं, जब किसी शब्द में व्यंजन के साथ दो स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में, और तो पहला स्वर मात्रा के रूप में और दूसरा स्वर वास्तविक रूप में आता है। दूसरा मतलब वास्तविक रूप में आता है। अगर दो स्वर है, दो स्वर है किसी शब्द में, दो स्वर अगर किसी व्यंजन में जुड़ते हैं, दो स्वर अगर मान लो कोई अगर एक व्यंजन है, अगर वहाँ में दो स्वर मात्रा के रूप में जुड़ रहे एक साथ, एक साथ जुड़ रही है तो पहला स्वर मात्रा के रूप में आया है और दूसरा स्वर काय के रूप में आया है? दूसरा स्वर वास्तव में आया है। जैसे कि मान लिख दो शुरुआत, शुरुआत, शुरुआत। जैसे कि देखो सबसे पहले का हो, सबसे पहले का हो
सा। देखो ये देखो द्वय, द्वय देखो का है स्वर आई, द्वय स्वर आई। पहलो स्वर का हो देखो वो मात्रक रूप में आओ, पहलो स्वर मात्रक रूप में आओ देखो आराम है जरूर, और दूसरो वास्तव में आओ। दूसरो वास्तव में मतलब वो खुद अपने आप में आ जाए कि मात्रा के रूप में फिर नहीं है। अगर दो स्वर एक साथ आ रहे हैं तो पहले स्वर मात्रा के रूप में है, दूसरो वास्तव में है। अगर इन्हें हम अलग अलग लिखते तो देखो कैसे आ रही है, जैसे कि मान ली सा, उ, रा, फिर उ, ता। देखो दो स्वर एक साथ आ रहे हैं, ये देखो यहाँ के साथ जुड़ गए तो इधर, और ये वाला इसके जुड़ जुड़ गया, तो ये वाला फिर वास्तव में आएगा। वास्तव में मतलब ये फिर वास्तव में आएगा। जैसे कि एक शब्द है गुंजाइश, जैसे गुंजाइश, देखो यहाँ में दो स्वर आए, एक मात्रा के रूप में जुड़ गए और दूसरो वास्तव में आओ, दूसरो वास्तव में आओ, दूसरो वास्तव में। अब आगे पढ़े स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण नेक्स्ट क्लास में देखें, अगली क्लास में। और स्वरों का वर्गीकरण अगली क्लास में। इतना ही रखते हैं।